हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो सीटेट एस्टेट या केवीएसडी ट्रिपल एसवीआर रीट में पहले आ चुके हैं। उनमें से मैंने आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। काफ़ी बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो देखिए पहले क्वेश्चंस आए होते हैं उन्हीं को रिपीट कर देते हैं बोर्ड वाले और वही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने ही चाहिए, मेनली सीडीपी के। उससे आपको एक आइडिया भी आ जाता है। तो देखिए आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बालक में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य है। कि बालक में जो देखिए दो तरह का मूल्यांकन होता है, एक कंटिन्यूस होता है जिसको सतत बोलते हैं, और एक होता है कम्प्रीहेंसिव जिसको कि व्यापक बोलते हैं। कंटिन्यूस क्या होता है, जो डेली करता है टीचर, और कम्प्रीहेंसिव होता है जो एक टाइम के बाद होता है, जैसे हमारे 6 महीने या 1 साल के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो कम्प्रीहेंसिव है। जबकि कंटिन्यूस अगर इवेलुएशन करना है तो वो हमारा क्या है, जो डेली टीचर करता है, वो है टेस्ट ले लिया या वर्बली कुछ क्वेश्चन सुन लिए। तो इसमें पूछा गया है कि बालकों में जो सतत मूल्यांकन है, डेली जो मूल्यांकन करता है टीचर, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे मेन जो है, शिक्षक व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना। तो इनमें से जो तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों ही हमारा जो है ये कवर कर लेते हैं। इससे क्या है, टीचर को भी अपनी कमजोरियों का पता लगता है और शिष्यों को कि भी कहाँ बच्चे को कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है। दोनों को वो मोटिवेट करते हैं कि हमें और अच्छा करना है, और ये एक छात्रों को क्या है, एक अच्छे लेवल तक भी पहुंचा देता है जो डेली हमारा इवैल्यूएशन होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं। ये वही है, सतत मूल्यांकन बोल लीजिए या दैनिक मूल्यांकन। तो क्या लाभ होता है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बालकों की तात्कालिक शैक्षिक परिस्थिति का पता लगता है, स्थिति का, कि बच्चा किस लेवल तक सीख पा रहा है और कहाँ उसे सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बी जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं। इसमें है कि जो 11-12 वर्ष का एक बालक होता है, 11 ही दिया गया है यहाँ पे मेनली, तो 11 वर्ष के बच्चे में सबसे मेन जो है वो क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चा 1-2 साल के अंदर ही कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर जाता है, जो वो 12-13 या 11-12-13 साल का होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसका उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो उसकी मसल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना वो सीख जाता है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी उन्हीं की होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स वैसे जल्दी जल्दी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ रीडिंग करना। तो इसलिए मैं आपको साथ में वो चीज़ें भी बता रही हूँ जो आपको कि कन्फ्यूज़न है, जैसे सतत मूल्यांकन क्या होता है और कम्प्रीहेंसिव क्या होता है, इस तरह से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, न्यूनतम मीन से सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा किसी बालक के व्यवहार पर। तो देखिए वातावरण संबंधी शक्तियों का ज़्यादा रहेगा, अंधीय संतुलन का भी रहेगा, व्यक्ति की आवश्यकताओं के असंतुष्टि, अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका भी व्यवहार पर हमारे प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है पर कम पड़ता है। इसमें लिखा गया कि न्यूनतम प्रभाव, तो सबसे कम जो है वो ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियां इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है कि खेलों से बच्चों को क्या लाभ मिलता है। तो देखिए कई बार क्या आता है, हम सोच लेते हैं कि मनोरंजन के लिए जो है वो खेल करवाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ये ठीक है कि मनोरंजन भी होता है, लेकिन जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले, जो नियम बनाए गए हैं खेलों के उनको माने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन करना सीख लेता है। जैसे कि ये बनाया गया है लो कि अगर आप आउट हो गए तो फिर आपको एक साइड बैठना पड़ेगा, तो वो मानता है उस चीज़ को, नियमों को। इसी तरह से उसमें क्या है, जो सामाजिकता आ जाती है कि हाँ मुझे ये रूल जो है समाज का मानना है और ये रूल मुझे समाज का इस तरह से फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? देखिए, थॉर्नडाइक ने वैसे तो 8 नियम दिए हैं, उनमें से 3 जो है मुख्य नियम है और 5 जो है वो गौण नियम है। जो 3 मुख्य नियम है वो है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो देखिए, अगर कोई कार्य हम करते हैं और उससे हमें संतोष मिलता है और अगर हम असफल हो जाते हैं तो मतलब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हमें बुरा लगता है। तो ये क्या है? तो देखिए, जब उस चीज़ का रिजल्ट आया, हमने कोई कार्य किया, तो वो क्या है, अगर अच्छा आया तो हमें अच्छा लगेगा, बुरा आया तो बुरा लगेगा, तो वो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये आएगा हमारा प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिव्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो जो सकारात्मक अभिव्यक्ति है उसमें सबसे अच्छी भूमिका क्या होगी? अगर आप एक बच्चे के बारे में बोलेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि राजन तुम गणित में थोड़े से कमज़ोर हो और राहुल तुम इसकी मदद कर दो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति रहेगी। आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? मीन्स क्या है कि अल्पकालीन स्मृति की समस्या है उसको, तो वो जो है उसकी कितनी हो सकती है अवधि? तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है कि जो उसकी विचार करने की या कम्युनिकेशन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? तो ये हमारा जो आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा बी, श्रव्य दृश्य साधनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लाभ हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, चलो पहले तो थोड़ा सा कम फोकस किया जाता था को करिकुलम एक्टिविटीज़ पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं। तो उसके पीछे मोटिव क्या है, मतलब क्या लाभ होता है उसका? तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। देखिए, जब भी वो किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल भी होती है, फिजिकल भी होती है, तो इससे जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड आजकल टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं उनमें जो एक टीचर है उसकी क्या भूमिका रहती है? इसके ऑप्शंस देखिए आप, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इन सभी में जो टीचर है वो हेल्प करता है। टीचर क्या होता है, एक गाइड के रूप में कार्य करता है, जो कि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? कि एक बालक है जिसको मतलब जिसका इंसल्ट की गई है, ये मान लीजिए, तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मतलब वो इंटरनली क्या है, अपने आप को कम महसूस करता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो देखिए, इसका जो मेनली रीज़न होता है वो लास्ट होता है माता पिता की आपसी लड़ाई। अगर घर में मान लीजिए माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं तो बच्चे पर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है और वो क्लास में भी सहमा बैठा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए डेली जो है सीडीपी के अब क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि डेली में एक क्लास तो एटलीस्ट आपकी लूँ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्ज़ाम की वे से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है कि रीडिंग की जो स्किल है वो डेवलप करनी है किसी बच्चे में, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए, आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, इसमें इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, देखिए प्रशंसा करना एक ठीक है, लेकिन जो यहाँ फुसलाना वर्ड आया, आपको हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, वो नेगेटिव होता है थोड़ा सा।
उसे सकारात्मक प्रलोभन देना। प्रलोभन भी जो है एक वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में आ जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, उसके प्रेरकों का मार्गीकरण करना, यानी कि उसको जो है मोटिवेट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है कि जब बच्चा कोई भी सामाजिक समायोजन करने की कोशिश करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा समय आयु के पश्चात परिपक्वता करने वाले बालक में। लड़की लिखा है सी ऑप्शन में, वो गलत है। डी में भी लड़की लिखा है, वो गलत है। ए में समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक जो हैं वो जो सोशल एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन जिनमें मैच्योरिटी बाद में आती है, मान लीजिए अब किसी बच्चे की एज 12 वर्ष की है लेकिन वो बिहेव कैसा कर रहा है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आई, वो बिहेव कर रहा है 7-8 वर्ष के बालक की तरह, वो किसी भी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा और इस तरह से वो क्या माना जाएगा कि जो है वो सामाजिक समायोजन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। कि मान लीजिए आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई घर पे प्रॉब्लम चल रही है, मन में आपको आप अच्छा मन नहीं है आपका, आप दुखी हैं, तो आप क्या करेंगे स्कूल में एज अ टीचर। देखिए बालकों को डांट कर अपना मन हल्का करेंगे, बिल्कुल नहीं। बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। बालकों से मारपीट करेंगे, ये भी गलत है। अपनी समस्या को अपने तक ही सीमित रखेंगे। बच्चों पर देखिए, मान लीजिए आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो स्कूल में आपको बच्चों को ये शो नहीं करना कि हाँ आज तो टीचर कुछ परेशान है, कोई परेशानी है, ना ही आपको बच्चों को मारना पीटना ऐसा कुछ करना है। तो अपनी समस्या को खुद तक ही सीमित रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 मतलब 150 के करीब है, तो यह कैसा बालक है। तो देखिए जो ये बुद्धि लब्धि है ये बहुत हाई है, क्योंकि 110 तक जो हमारी होती है वो नॉर्मल होती है, 90 से 110 तक, तो ये अति प्रतिभाशाली बालक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है। कि जो एक टीचर है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका और सही ऑप्शन रहेगा, देखिए वैसे तो सभी में इम्पोर्टेंट रहता है अध्यापक जो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सी ऑप्शन सबसे सही रहेगा, बालकों की प्रतिभा का विकास करना। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें 2-3 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि ये सभी राइट हैं, लेकिन हमें उनमें से भी जो बेस्ट है वो हमें चूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे कहा जाता है। देखिए अगर मैं अपनी खुद की मर्जी से कोई काम कर रही हूँ तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहा जाएगा, जो हमारे अंदर से हमें मोटिवेट करती है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है। तो देखिए जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल ही वो पूरे शरीर को ऐसे हिलाता डुलाता रहता है और वो पूरा एक्टिव रहता है, तो उसमें किस आधार पर उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शिशु के उच्चतम उत्तेजना के आधार पर, कि जो बालक में उत्तेजना होती है वो हाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है। जो एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल तक का शिशु उसी को कहते हैं, तो उसके जो व्यवहार को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा एकात्मकता। एकात्मकता क्या होती है कि जब बच्चा अपने मतलब पूरी बॉडी को ही यूज़ करता है, ना कि किसी प्रॉपर एक पार्ट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है। कि जो ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ रहेगा। तो इसका जो देखिए पर्यावरण से सीखने के साथ, नवीन कार्य सीखने के साथ, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ, या विभिन्न प्रशिक्षकों से भिन्न भिन्न कौशल सीखने के साथ। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेनिंग इसमें ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, तो ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें जब
एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी में प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, जैसे कि अधिगम स्थानांतरण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए, जो माध्यमिक स्तर होता है वो कब से कब तक होता है, ये आपका होता है 6 to 8। तो माध्यमिक स्तर पर बच्चों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी रहेगा समझना। उनको समझकर पढ़ना चाहिए। देखिए, रटना जो है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो रटते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वो पढ़ते हैं, लिख कर याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया माध्यमिक स्तर पर, तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। कि अगर उसने कोई प्रश्न हल कर लिया है तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा कि उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। अगर उसने खुद से उसको सॉल्व किया तो उसको वो मेथड मिल गया है जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे क्या होगा। व्यवस्था स्थापित होगी, अनुशासन पूरा रहता है। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। आत्मानुशासन पैदा होता है। देखिए, लास्ट वाला तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आत्मानुशासन तो अगर डंडे के डर से कोई बच्चा अनुशासन कर रहा है तो वो बिल्कुल भी आत्मानुशासन नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है। क्या होगा, जब तक टीचर क्लास में है तो बच्चा डरेगा, व्यवस्था तो हो जाएगी कायम, लेकिन अनुशासन होगा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए टीचर बाहर चला गया, किसी दिन अब्सेंट है, तो वो बच्चे फिर से वही अनुशासन नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता। देखिए, यहाँ पर है नहीं देता, कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता, तो आपको जो है वो नेगेटिव पॉइंट निकालना है इसमें। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कक्षा के नियमों व कार्यप्रणाली का सख्ती से पालन करना। अगर हम बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाएंगे तो वो उसको हम इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी बालक में कोई समस्या है तो उसका हम जो उपचार करेंगे वो कौन सी विधि से करेंगे, तो हम यहाँ पर विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारी रेमिडियल वर्क होता है, रेमिडियल मेथड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा की व्यवस्था के लिए सबसे मेन उपाय क्या हो सकता है इनमें से। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो विशेष विद्यालय या आवासीय विद्यालय तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब से समावेशी शिक्षा का जो कानून आया है या फिर समावेशी शिक्षा गवर्नमेंट ने ट्राई किया है तो उसमें सभी तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में रखा जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सेम स्कूल में हम विशेष कक्षा योजना बना सकते हैं। इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो मानसिक विकास से बालक में क्या होगा, याद करने की योग्यता में वृद्धि होगी, सामाजिकता का विकास होगा, स्वानुभवों द्वारा प्राप्त की गई योग्यता होगी, या फिर उसकी सामान्य योग्यता में वृद्धि होगी। तो देखिए, जब बालक का मानसिक विकास होगा तो सिर्फ वो याद नहीं करेगा, सामाजिकता तो इसमें होगा ही नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा कि उसके जो खुद के अनुभव हैं उनसे प्राप्त की गई योग्यता होगी, और वो दिमाग में रखेगा, हाँ मैंने इस काम को ऐसे किया था तो मुझे आगे भी ऐसे ही करना है, तो इससे इसकी जो है मेंटल डेवलपमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लास्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहते हैं अब। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। जो मेंटली जो थोड़े से पिछड़े हुए बालक हैं मानसिक तौर पर, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो अनुशासनहीनता के आधार पर रहेगा या फिर संवेदनशीलता के आधार पर रहेगा, क्योंकि जो बीच वाले दोनों ऑप्शन हैं ये तो
आसपास ही नहीं है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग है क्योंकि आपको दोनों ही लग सकता है, लेकिन जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं वो अनुशासनहीनता करें ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका जो मेंटली है वो इतना डेवलप नहीं हो पाते कि वो अपने संवेगों पर कंट्रोल कर सकें। तो वो संवेदनशीलता के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। जो कि बहुत ही प्रतिभावान बालक हैं उनकी पहचान हम किस तरह से कर सकेंगे। बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए इनकी पहचान जो है वो उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है कि बच्चा कौन जो है वो कितना प्रतिभाशाली है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और जल्दी ही मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।